कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल, हमारे YouTube चैनल एलएनई विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी की सेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक उस सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे केवल हम लोग, क्योंकि ये जो सीरीज है ज्योग्राफी की आपके सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप प्रयास करिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को प्रारंभ करते समय, देखते समय आप पहला काम कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम केवल ये नहीं बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, हम बताएंगे कि कौन से प्रश्न में कैसे व्याख्यात्मक हल होगा और कैसे उसे तोड़कर पढ़ा जा सकता है। तो आप अगर तैयार हो गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, इतनी काम आप कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के दाएं कोनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है। जैसे कि यह प्रश्न पहले आप लोग बताएंगे, फिर हम उसकी व्याख्या करें, या पहले व्याख्या करेंगे तब हम बताएंगे, तब से हम शेयर कर लेते हैं। आप भी शेयर करिए, इसका उत्तर भी बताते रहिए, इसका आंसर क्या होगा। नोटिफिकेशन आया नहीं, हम भी चेक कर लेते हैं। जी नोटिफिकेशन तो नहीं आया शायद ना, हाँ आ गया नोटिफिकेशन। चलिए अब संख्या भी आप लोग की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे दो बातें हैं कि उत्तरी गोलार्ध के दाएं कोनों का विक्षेपण द्वारा होता है। तो जैसे कि ये तो अगर हम क्लास में भी कल से पढ़ेंगे कि हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं घूम जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं घूम जाती है। क्यों घूम जाती है? तो हवा घूमती है, देखिए धरातल पर जो हवा प्रभावित होती है, जो वायु चलती है, वो उसकी दिशा जो होती है वो वायु दाब मतलब एयर प्रेशर, फिर दूसरा पृथ्वी की घूर्णन गति, ये अच्छी गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप होता है। इसे क्योरोलिस बल के नाम से या कॉरिलिस बल के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवर्तन में जो हवा होती है उसका विक्षेपण बल होता है, मतलब घूम जाना, मुड़ जाना। और उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाएं तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ। ये होता कैसे है आइए खूब ध्यान से समझते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने दिमाग लगा दिया कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं, ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए है, बीईओ के लिए, सुपर टेट के लिए, केवीएस के लिए, या रेलवे की कुछ लोग देने जा रहे हैं। तो जहां भी जीएस की बात होगी वहां ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे आप चैट करेंगे तुरंत आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, केवल पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी क्या है, यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गई। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी हमेशा क्या होती है, घूमती रहती है। हमेशा क्या घूमती रहती है। कैसे घूमती है ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चक्कर लगाती है, माने इधर से इधर चलती है। तो हवा जो यहाँ आनी चाहिए, हवा यहाँ आना चाहिए। जब पृथ्वी आगे चल जाती है, हवा किधर जाएगी बताइएगा, हवा किधर जाएगी? इधर से जो अगर हवा आएगी तो किधर की तरफ जाएगी? या हवा इधर से चलेगी तो जाना इधर है, लेकिन घूम जाएगी किधर, दाएं, क्योंकि वह स्थान दाएं हो जाता है। इसलिए हवा उत्तरी गोलार्ध में तो दाएं घूम जाती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बाएं। क्यों घूमती है आइए देखते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण, जी हाँ, पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है क्या उसकी वजह से घूमता है? जी नहीं, इसकी वजह से नहीं घूमता। फिर एक बात ध्यान से समझने की बात हम लोग हैं, जैसे ध्यान समझिएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यह हमेशा लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं हम। जैसे हवा यहां से चली, यहां आनी थी, लेकिन हवा यहां ना आकर, क्योंकि पृथ्वी आगे चली जाती है, इससे क्या होगा, यहां से चलनी है तो दाएं खिसक जाएगी। तो हवा किधर रहेगी, इधर रहेगी, क्योंकि यह स्थान आगे चला जाएगा। हवा यहां ना कर कहीं यहां, क्योंकि यह स्थान तब तक यहां आ जाएगा। इसलिए हवा जब यहां नहीं है तो कहां आएगी, यहां। माने उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं घूम जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं। किसकी वजह से? पृथ्वी की घूर्णन की वजह से। आना यहां था, लेकिन जब पृथ्वी आना यहां है लेकिन घूमकर यहां जाती है, हवा क्या होती है, इधर घूम जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं घूम जाएगी, अपने बाएं घूम जाएगी। इसे कोरियालिस बल कहते हैं। इसलिए इसका जो विकल्प होगा वह दूसरा होगा कि पृथ्वी का घूर्णन, माने पृथ्वी के घूमने की वजह से जो बल काम करता है, क्योंकि वह स्थान आगे खिसक जाता है, हवा बाद में आती है। इसलिए हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं घूम जाती है। इसे कोरियालिस बल कहते हैं, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पवन के वेग को, पवन माने हवा, तो हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापते हैं? तो बताइएगा कि पवन के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, आराम से बताइएगा। हाँ अच्छा, मैं जवाब अंत में देता हूं, पढ़ते समय में कोई बातें नहीं करता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, पवन
वेग को किस यंत्र से नाप, पवन का मतलब हवा, हवा के वेग को किस यंत्र से नापते हैं, तो पवन वेग को नापने के लिए पवन वेग मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पवन वेग मापी कई प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांश जो होते हैं वह प्रक्षेपशालाओं में कण पवन वेग मापी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका क्या होगा, पवन वेग मापी यंत्र होगा। ये लिख लीजिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए शायद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, बातें मैं नहीं करता, मैं लास्ट में जवाब दूंगा। ठीक है, लास्ट में आप पूछेंगे, मैं सारे प्रश्न का जवाब दूंगा, बीच में मैं किसी प्रश्न का जवाब आपका नहीं दूंगा, क्योंकि सभी लोग यहां पढ़ने के लिए आते हैं। मैट्रिकल प्रोटोकॉल, इस बार का पूछा प्रश्न है, पीसीएस वाले में भी था। ठीक है, तो मैट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये हमारे नोट्स में भी है। अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करें तो आपको ये नोट्स मिलेगा, वहां पे भी आपको मिलेगा कि मैट्रिकल प्रोटोकॉल 1947 संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है, आइए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग। ये नोट्स में है, अगर नोट्स आप पढ़े होंगे या आप पेड क्लास में जैसे पढ़ाने की नोट्स आपको मिलेगी, वहां आप देखेंगे क्या होगा। इसका होता है मैट्रिकल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? जी हां, ये आप लोगों ने सही बताया कि अपने ग्रह पे जीव विविधता से जी नहीं, परमाणु ऊर्जा से नहीं, अंटार्कटिका से नहीं, जी नहीं। ये है CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना। माने यह ओजोन लेयर से या O3 से, ओजोन परत से इसका संबंध है, जो CFC से इसका उत्सर्जन हो रहा है। तो मैट्रिकल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत से, ओजोन लेयर के क्षीण होने से हो रहा है, क्योंकि CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना, CFC एरोसोल स्प्रे आदि कारण जो ओजोन को नुकसान हो रहा है उसे बचाने के लिए हुआ था, और ये कनाडा में हुआ था। जी हां, सही जवाब है, इसका विकल्प क्या होगा, चौथा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग जैसे जुड़िएगा अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे त्योहार है, पता नहीं सर लाइव होंगे कि नहीं होंगे, ये बार बार कट जा रहा है क्यों? एक मिनट रुकिएगा, ये बार बार कट क्यों रहा है, इसको देखा जाए क्या। यहां पे देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः कि किसकी मौजूदगी से होता है। रुक जाइएगा, थोड़ा सा ये ऊपर कर ले, बताइए वायुमंडल में, एक मिनट रुकिएगा, तो बार बार कट क्यों रहा है? एक मिनट रुकिएगा, ये बार बार कट रहा है ना, इसको सही कर लेते। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, सही कर रहे हैं। फिर गलत, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, वो बार बार हट जा रहा है, तो हमें पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। चलिए, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो गई है, कुछ देर की बात है। तो यहां पे हम देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र का मुख्य किसकी मौजूदगी कारण होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अपशिष्ट रेडियोधर्मिक पदार्थ। तो इसका भी आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से CFC क्या करता है, CFC जो है ये O3 को तोड़ देता है, इसे O2+O बना देता है। क्या बना देता है, O2+O बना देता है। क्या बना देता है, O2+O बना देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है। एक मिनट की लगातार लोग फोन कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, इन लोग को नहीं पता होता है। ठीक है, तो क्या होगा, CFC होगा। मतलब यहां पे देखेंगे वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ओजोन मंडल में पहुंचता है तो सौरिक विकिरण को परावैंगनिक किरणों द्वारा इसका विघटन होता है, एवं क्लोरीन इस यौगिक से अलग होकर ओजोन को नष्ट कर देती है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, गरजने वाला चालीसा यह शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? गरजने वाला चालीसा यह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। गरजने वाला चालीसा आपने सुना होगा, चिकती प्रचंड पचासा, चिकती साठा, ये आपने सुना होगा। ये सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है आज हम आपको बताते हैं इसका कहां से होता है। गरजने वाला चालीसा, देखिए जो पछुआ या पश्चिमी जो पवन होती हैं, ये दोनों गोलार्धों में उपोष्ण वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुविक
कटिबंध की तरफ चलने वाली एक अस्थायी हवा को कहते हैं। इनकी पश्चिमी दिशा के कारण इन्हें पछुआ हवा कहते हैं। अगर ग्लोब पर देखा जाए, ये 0 डिग्री हो गई, ये 30 से 35 हो गई, फिर यहाँ से ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, तो यहाँ निम्न वायुदाब होता है, हवा उच्च से निम्न की तरफ आती है, यहाँ भी निम्न है, यहाँ भी आती है, यहाँ उच्च है, यहाँ से निम्न की तरफ आती है, तो यही है, यहीं पे स्थित होता है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो हवाएं होती हैं ये पश्चिम दिशा के कारण इन्हें पछुआ हवा कहते हैं। तो पछुआ पवन को जो सर्वश्रेष्ठ विकास होता है ये 40 से 65 अंश, ये 40 से 65 अंश माने 40 से जो 65 अंश अक्षांश की पेटी होती है उन्हीं पेटियों के मध्य पाया जाता है। यहाँ इन अक्षांशों को गरस्ता चालीसा, ठीक है, गरस्ता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीकता साठा अन्य नामों से जाना जाता, लिख लीजिएगा, गरस्ता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीकता साठा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ये पश्चिमी पवनें होती हैं। कौन सी पवनें होती हैं? पश्चिमी पवनें होती हैं। जब हम लोग पवन का अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि कल से सीरीज शुरू हो रही है ऑनलाइन पेड क्लास की, तो वहां पे हम लोग इसको आराम से देख लेंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी पवन। इसको लिखना चाहे लिख लीजिएगा कि पश्चिमी या पछुआ हवा दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवी ऊपर की तरफ निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली एक अस्थायी पवन को कहा जाता है, जिनकी दिशा पश्चिम होने के नाते इन्हें पछुआ हवा भी कहते हैं। कौन सी हवा? पछुआ हवा या पछुआ पवन कहते हैं। ये 40 अंश पेटी से लेकर 65 अंश पेटियों के मध्य सक्रिय रहते हैं। यहाँ इन अक्षांशों को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला, गरस्ता चालीसा, गरस्ता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीकता साठा, यह अक्षांश का नाम है। 40 माने 40 डिग्री, 50 माने 50 डिग्री, 60 माने 60 डिग्री, ये उसके नाम है, ठीक है। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक ताकि पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किन क्षेत्रों में अधिकांश मौसम संबंधित, ये क्या दिक्कत हो गया यार, किन क्षेत्रों में अधिकांश, किन क्षेत्रों में अधिकांश मौसम संबंधित गतिविधियां होती हैं? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, क्षोभ सीमा, कहां होती हैं? जवाब दीजिएगा। बताइए, जवाब दे देंगे इसको। पूरा डिफाइन हम कर रहे हैं, आपको ध्यान समझिएगा। एक मिनट रुकिएगा, डिफाइन कर रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, पूरा डिफाइन कर रहे हैं। ये बार बार दिक्कत जो हो रही है, पहले इसको खत्म कर दे। ये बार बार कट क्यों जा रहा है? हमें पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है ना, थोड़ा सा डबल बार हो जा रहा है। ये दिक्कत कहाँ से हो रहा है? एक मिनट रुकिए भैया, तो एक मिनट आप लोग रुकिए, क्योंकि यहाँ पे सही चल रहा है। इसको हमने कट किया, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बता देते हैं, आप लोग को डिफाइन कर देते हैं। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ये क्षोभमंडल होता है ये कहाँ पे होता है। पहली चीज तो क्षोभमंडल के बारे में जान लेते हैं। ये पृथ्वी के सबसे पास का मंडल होता है, इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके जो सबसे पास का मंडल होता है इसे ट्रोपोस्फीयर या क्षोभमंडल कहते हैं। माने मौसम संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, मौसम संबंधी जितनी गतिविधियां होती हैं वे सभी क्षोभमंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। एक बात, कैसे होती हैं? क्योंकि जो जो ऊंचाई पर बढ़ते हैं, जो जो क्षोभमंडल में हम पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, त्यों त्यों 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने पर 100 ऐसे लिखिएगा, समझ लेते हैं, 165 मीटर ऊपर जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। माने ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। एक बात। दूसरी बात, देखिए, अगर एक ही मैसेज को बार बार टाइप करेंगे तो हम आपको तुरंत ब्लॉक मार देंगे, चाहे आप जो हो। डिस्टर्ब किसी को नहीं करना है, ये चैटिंग करने का अड्डा नहीं है। अगर बात की वीडियो तो क्या हुआ, पढ़ना है आपको, पढ़िए। बात की वीडियो, कभी वीडियो आप लोग परेशान करें दूसरे को पढ़ने दीजिए। अगर स्वयं पढ़ना ठीक है, नहीं तो दूसरे को परेशान ना करें, ठीक है। तो यहां पे हमने ये देखा कि ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, एक बात। दूसरी बात, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती हैं,
जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो कहां होती हैं? केवल क्षोभ मंडल में होती हैं। इसे परिवर्तन मंडल के नाम से जानता। वर्षा होना, कोहरा होना, बादल का बनना, चाहे जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे चक्रवात आना, चाहे बादल गरजना, चमकना, बिजली बनना, कोहरा होना, हिमपात पड़ना, ओला पड़ना, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती हैं वे सभी केवल क्षोभ मंडल में घटती हैं। इसे ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह क्षोभ मंडल की ऊंचाई दो प्रकार से होती है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहले अगर हम यहाँ पूरी पृथ्वी मान लिया जाए तो इसकी दो ऊंचाई होती है। एक भूमध्य रेखा पे होती है। क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या कुछ बता रहे? आवाज नहीं आ रही क्या? जल्दी जवाब दीजिएगा क्योंकि टॉपिक पूरा समझाना है आपको, क्षोभ मंडल पूरा क्लियर करना है। जवाब दीजिएगा। आवाज साफ आ रही? चलिए, जैसे अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है और यहाँ पे इसकी ऊंचाई कम। अब ये प्रश्न उठता है यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा पे इसकी ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? वो 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल को बता रहे हैं। अब इन दोनों के बीच को अगर निकालेंगे तो 18 + 8 बराबर 6/2 करेंगे तो 13। तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। कितनी होती है? 13 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। यह हमारे पृथ्वी के सबसे पास का मंडल है और इसमें इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान घटता। कितना ऊपर जाने पर? 1 किलोमीटर जाने पर, 165 मीटर जाने पर, 165 मीटर अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं, 165 मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। और 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। माने ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान कम, बादल बनना, वर्षा बनना, कोहरा पड़ना, सभी घटनाएं इस मंडल में घटती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए एक बात और, इसलिए इस मंडल में जहाज उड़ने के लिए नहीं होता। इसे समान मंडल भी कहते हैं। सही जवाब। आगे देखते हैं, जहां से क्षोभ मंडल और समताप मंडल अलग होता है, जो बाउंड्री वॉल होती है उसे क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जैसे यहां पे ये खत्म हो गया, इसके बाद पता चला कौन सा मंडल शुरू हुआ, तो इसका अगला जो मंडल होगा वो होगा समताप मंडल। तो जहां से ये दोनों मंडल की सीमा बन रही है उस सीमा को कहते हैं ट्रोपोपास या क्षोभ सीमा। ध्यान सुनिएगा, जहां पे दोनों मंडलों का मिलन होता है, जहां से दोनों मंडल अलग होते हैं, तो एक रेखा होती है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है, कौन सी? रेड क्लिफ। वैसे इन दोनों मंडलों के बीच जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपास कहते हैं। ठीक है। ट्रोपोपास की ऊंचाई कितनी होती है? 1.5 से 2 किलोमीटर। माने 1.5 से लेके किलोमीटर से लेके ये 2 किलोमीटर तक होती है। दूसरी बात, यहां पे जेट स्ट्रीम की हवा चलती है। किसकी? जेट स्ट्रीम की धाराएं चलती हैं। कौन सी धारा? जेट स्ट्रीम की धारा कहां चलती है? क्षोभ सीमा में। उसे क्षोभ मंडल भी कह सकते हैं, क्षोभ सीमा में चलती है। दूसरा, समताप मंडल, इसके ठीक ऊपर का जो मंडल होता है समताप मंडल। माने क्षोभ मंडल जहां पे खत्म होगा उसके बाद का मंडल है वो समताप मंडल। इसका नाम समताप है। सम माने बराबर, स्ट्रेटोस्फीयर, सम माने बराबर, ताप माने टेम्परेचर। माने इस नाम से स्पष्ट हो जा रहा है इस मंडल में तापमान इक्वल या बराबर होता है। माने इस मंडल में तापमान समान होता है, इसलिए इसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। एक बात। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। दूसरी और अन्य बात, वायुयान के उड़ने के लिए सबसे प्रमुख मंडल होता है। ठीक। दूसरी बात, इसके इस मंडल के अंदर इसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसकी मोटाई लगभग 20 किलोमीटर होती है। दूसरी, ओजोन मंडल की जो, हाँ इसमें हवाई जहाज उड़ता है, मैंने बताया। O3 होता है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। ठीक। इसके बाद के मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगों के लिए होती हैं। यहाँ पे GEFG तरंगे हैं। जैसे आप सुना होगा रेडियो की शॉर्ट वेव से फला जगह से समाचार सुनाया जा रहा है, तो जो तरंगे आती हैं मोबाइल से, जो कॉल्स होते हैं, वे सभी इसी मंडल से आते हैं। तो ये हो गए आपके चारों विकल्प की व्याख्या, और इस प्रश्न की जो उत्तर है वो केवल 2 है। मैंने चारों विकल्प की व्याख्या कर दी, चारों प्रकार के। अगर फिर भी कोई समझ में ना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक। अगर कोई पूछेगा हेलीकॉप्टर कहां से उड़ रहा है, तो आप पढ़े लिखे अध्यापक हैं, आपसे हम पूछेंगे कि हेलीकॉप्टर कहां उड़ेगा? क्षोभ मंडल में ही नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज्यादा होती नहीं और 13 किलोमीटर तक औसतन हमारा क्षोभ मंडल ही होता है, तो क्षोभ मंडल में उड़ेगा। ठीक। अन्य वायुयान क्षोभ मंडल में इसलिए नहीं उड़ते कि अचानक मौसम बदल जाने की वजह से वायुयान खतरे में ना हो जाए, इसलिए वायुयान को उड़ने के लिए
क्षोभ मंडल उपयुक्त दशाएं नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। आगे बढ़ रहे हम लोग। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? एक मिनट और समझ लीजिएगा, ये बार बार कहीं से दिक्कत कर रहा है। अब हम सबको काट रहे हैं, एक बार 1 सेकंड रुक जाइए, तो ये बार बार कहीं से दिक्कत हो जा रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड लगेगा और। हाँ अब सही हो गया, सही हो गया। बार बार दिक्कत कर रहा था ना जी। अगला, हाँ कौन सा था, ये हो गया था ना। हाँ चलिए, अगला था व्यापारिक पौने कहां चलती हैं। अगला, व्यापारिक पौने कहां चलती, जवाब दीजिएगा, हम पूरा समझाएंगे क्यों कहते हैं इसे। व्यापारिक पौने कहां चलती हैं? छोड़ गया क्या कोई प्रश्न? ये प्रश्न छोड़ गया क्या? ये प्रश्न हुआ था, अच्छा ये प्रश्न हुआ था, अच्छा ये भी, ये एक 7 छोड़ गया था, सॉरी प्रश्न नंबर 7 छूट गया था। 7 क्या पूछा है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है? दैनिक परिवर्तन कहां होता है? क्षोभ मंडल में। कुछ देर पहले हमने बताया कि अचानक धूप रहती है, फिर छाया हो जाता है, बारिश होने लगती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होती है। ठीक है, किसके? क्षोभ मंडल में। यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं, बादल का गरजना, कोहरा पड़ना, तुषार पड़ना, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश, कड़कड़ाहट, ये सभी चीजें क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यापारिक पौने कहां चलती हैं। व्यापारिक पौने कहां चलती है? मैं पौन का एक अध्याय पढ़ाऊंगा, एक ही डायग्राम से पूरी हवा क्लियर कर दूंगा मैं, लेकिन हम लोग भी जब क्लास कल से शुरू होगी तो क्लास में उस चीज को पढ़ेंगे कि एक ही में कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है कि जो व्यापारिक पवन होती है, ये अयन वृत्ति उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की ओर प्रायः निश्चित रूप से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व। आइए इसको देख लेते कैसे होता है, खूब ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखिए, हम आते हैं यहाँ पे पृथ्वी बनाते हैं। ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हमने बना दिया। पृथ्वी में यहाँ पे जो होता है वो होगा 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। हम जानते हैं 0 डिग्री पर हमेशा उच्च वायुदाब नहीं होता, यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है, क्योंकि हमें जानते हैं कभी न कभी किसी न किसी कंडीशन पर यहाँ पे क्या होती है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, और सूर्य किरणें सीधी पड़ने के नाते यहाँ पे हमेशा सूर्य का तापमान ज्यादा होता है। जब तापमान ज्यादा होगा यहाँ पे निम्न वायुदाब बनेगा। निम्न वायुदाब का मतलब यहाँ हवा जब पड़ेगी तो गर्म होकर हल्की होगी, ऊपर उठेगी, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे ये भूमध्य रेखी एक पेटी बनेगी जिसे डोलड्रम कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा है आपका कि डोलड्रम किसे कहते हैं, शांत पेटी किसे कहते हैं, तो यही है डोलड्रम। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे 30 से 35 डिग्री पे क्या होती है, हवा जो होती है उच्च वायुदाब होती है। तो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तरफ चलेगी। निम्न वायुदाब कहाँ? निम्न वायुदाब यहाँ। तो हवा किधर चलेगी? तो हवा इधर सीधा ना आकर, कुछ देर हमने पढ़ा था कि कोलियाइस बल्ब का नियम कि हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं घूम जाती है। माने हवा किधर घूम जाएंगी? इधर अपने दाएं घूम जाएंगी। देख रहे हैं, हवा क्या होगी? अपने दाएं। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं घूम जाएंगी। देख रहे हैं, तो यह है हवाओं के विक्षेपण का नियम। इस समय होता क्या था कि जो नाविक होते थे, जब वो यात्रा करते थे, तो यहाँ पे हवाएं ये सतत रूप से, ये वर्ष भर बहने वाली हवाएं हैं। ठीक, जब हवा वर्ष भर बहती थी तो जो नाविक होते थे अपने पाल को खोल देते थे। पाल जब खोल देते थे तो नाव को चलने में मदद मिलती थी, सहायता मिलती थी। बफरिंग हो रहा है क्या? क्षमा चाहते हैं, बफरिंग हो रही है क्या? सभी लोग जवाब दीजिए, क्या बफरिंग हो रही है? सभी लोग बताएं, बफरिंग हो रही है ज्यादा क्या? आवाज साफ आ रही है? वीडियो साफ चल रहा है? आवाज साफ आ रही है? वीडियो साफ चल रहा है?
ठीक है, वीडियो क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि जो नाविक होते थे, ध्यान सुनिएगा, जो नाविक होते थे वो जब नाव चलाते थे उनको नाव चलने में आसानी होती थी, तो जो व्यापार करने में उन्हें मदद मिलती थी, इसलिए इसे हम व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाते? व्यापारिक पवनों के नाम से इसे जाना जाता है। तो आइए देखते हैं ये कहां पर है हमारे ग्लोब में। पेड क्लास चलेगी, कल से चलेगी, कल से जिनको ज्वाइन करना है कल से कर सकते हैं। तो ये कहां पे होगी? अब बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ये उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। मतलब ये जो हमने ग्लोब पे बनाया था ये 0 डिग्री थी, तो यहां से जो 30-35 था, माने इधर से और इधर से, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की तरफ से चलती है। ये ध्रुवीय नहीं है, ये विषुवत की निम्न दाब भी नहीं होती, ये इधर से चलती है। इसे क्या कहते हैं? क्योंकि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिण गोलार्ध अपने बाएं घूम जाती है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आइसोबार रेखा किन स्थानों को बताती है? बताइए आइसोबार, आप लोग बताइए आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? इन्हें समदाब रेखाओं नाम से भी जाना जाता है। आइसोबार को, ये जो होता है आइसोबार, इसे हिंदी में समदाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखा। क्या कहते हैं? समदाब रेखा। अब हिंदी से आप इसको तुरंत पकड़ लेंगे, इसे हिंदी में समदाब कहते हैं, अंग्रेजी में आइसोबार के नाम से जाना जाता है। देखिए सागर तट पर, जो सागर तट होती है, सागर का जो तल होता है, समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार या समदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। आप तुरंत लगा लेंगे इसकी हिंदी में। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? 9वें का दूसरा। ठीक, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? किसे प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? चिनुक, चक्रवात, टाइफून, पश्चिमी पवने। बताइए चिनुक जो है, आप जानते रहिएगा, चिनुक एक स्थानीय हवा है। चिनुक एक स्थानीय हवा है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलती है, इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा। ये एक स्थानीय हवा है। जैसे अगर हम पूछ दे कि भारत की एक स्थानीय हवा बताइए, तो जो भारत की एक स्थानीय हवा है उसका नाम क्या है? जवाब दीजिएगा लू है। भारत की एक स्थानीय हवा है जो लू है, ये गर्मी के मौसम में सक्रिय होती है, जिसे हम लू कहते हैं। लू जानते होंगे आप लोग, लू। उसी तरह चिनुक है जिसे बर्फ खाने वाली हवा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रति व्यापारिक पवन किसे कहा जाता है? जवाब दीजिएगा। तो जो प्रति व्यापारिक पवनें होती हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको सीखा था, उसे हम कहते हैं पश्चिमी पवन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पश्चिमी पवन के नाम से जानते हैं। पूर्वा पवन को, जो पूर्वा पवन होती हैं उनको व्यापारिक पवन कहा जाता है, क्योंकि यह व्यापार में सहायता करता है, परंतु पश्चिमी पवनें इसमें बाधा डालती हैं, अतः इसे प्रति व्यापारिक पवन कहते हैं। क्योंकि यह पश्चिमी जो पवनें होती हैं यह व्यापार में बाधा उत्पन्न करती हैं, इसलिए इसे प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। और चक्रवात का ही एक नाम टाइफून है, ये बाद में पढ़ेंगे। इसमें लो प्रेशर अंदर होता है, हाई प्रेशर बाहर होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? चौथा होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला है पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? बताइए पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा, सूर्यातप, धूप, पार्थिव विकिरण। देखिए पार्थिव विकिरण जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ये नहीं होगा आपका, क्योंकि ये जो होता है वो CO2। अब सौर विकिरण जो होता है वो किसकी वजह से होता है? पृथ्वी पर आने वाले जो विकिरण को सूर्यातप या इंसुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सूर्यातप, अंग्रेजी में इंसुलेशन कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। इसका उत्तर क्या होगा?
दूसरा सही होगा। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा सही होगा। आप लोग जैसे जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओलावृष्टि का कारण, ओलावृष्टि का कारण होता है। आराम से जवाब दीजिएगा कि ओलावृष्टि का कारण क्या होता है। क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ओलावृष्टि होता है? जवाब दीजिए क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, जब वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जब वायुमंडल में वायु का प्रचंड ऊर्ध्वाधर धाराएं चलने लगती हैं, तब वायुमंडल में उच्च स्तरों में सघन निम्न ताप पर होता है। बर्फ के कण आकार में क्रमशः बड़े होते जाते हैं तथा ऊपर की ओर उड़ती हुई तेज वायु के धारा के कारण नीचे नहीं गिर पाते। ऐसी परिस्थितियों में जो बर्फ के रवे बढ़कर कुछ सेंटीमीटर व्यास के हो जाते हैं और ठोस पंज के रूप में नीचे गिरते हैं, जिससे वर्षण के इस रूप को ओलावृष्टि कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब यह है कि, मतलब सीधी सी बात है यार, कि जब हवा नीचे से ऊपर की तरफ खूब ऊंचाई पर जाएगी तो ऊपर जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? तापमान और कम होगा, तो ओले बड़े हो जाएंगे और जब नीचे गिरेंगे ओलावृष्टि के रूप में गिरेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? हिमीकरण इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ रहे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, यह प्रश्न हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसके उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? बताइए क्या कारण है? हमने पढ़ाया है, पेड क्लास में भी इसको जल्द ही पढ़ाएंगे। देखिए, भूमंडलीय को कह सकते हैं पृथ्वी का वैश्विक तापक्रम, इसे कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एक लाइन में हम इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि की वजह से, ठीक, या औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन, धूल में वृद्धि, पादप का आवरण। इसमें जो पहला इसका उत्तर होगा, रीजन होगा, और विकल्प ए होगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो वृद्धि होगी उससे पृथ्वी की क्या होगी? जो ताप होगा उसमें वृद्धि होगा, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाएगा। और ये सभी उसके कारण है। ठीक है, सब क्या है? उसके इनके कारण है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? आराम से जवाब दीजिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। बताइए क्या होगा? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा निर्भर करेगा, वर्तमान में से अधिक हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा, वही रहेगा। बताइए क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। मोहित जी, सुपर टेट क्लास के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, डीईओ के लिए महत्वपूर्ण, केवीएस के लिए, और कल से उसकी प्रॉपर क्लासेस लगेंगी। ठीक है, क्या होगा? बताइए, आराम से जवाब दीजिए इसका। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रश्न है ये वर्तमान से कम हो जाएगी। तापमान क्या होगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। ठीक, अगर वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड कम दिया तो भूपृष्ठ का ताप पूछा है, तो भूपृष्ठ का ताप वर्तमान से कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है। अब बताइए, कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको देखा था। बहुत ही आसान है, सबसे नीचे वाली परत कौन सी है वायुमंडल में? तो कुछ देर पहले हमने बताया था कि पृथ्वी के जो सबसे पास का मंडल है वो क्या है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, ठीक है, आयन मध्य बहिर्मंडल, इस प्रकार से मंडल है। तो ये क्या होगा? क्षोभ मंडल है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा भारी गैसों इसी में पाई जाती हैं। ठीक, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पवन की
अपवाहन क्रिया डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? देखिए, पवन की वजह से भी बहुत सारे स्थल आकृतियां बनती हैं। उन स्थल आकृतियों को प्लाया, यारडांग, वातगर्त, ब्लोआउट या बालू टिब्बा, सैंड ड्यून किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। मैं लास्ट में बताऊंगा। कल से सुपर टेट टेडी क्लास चलेगी और नोट्स अभी थोड़ा समय से मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बताइए इसका क्या होगा, क्या होगा इसका? लिखना चाहेंगे पहले इसको लिख लेंगे, लिख लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। आइए पहले कलम निकालिए, कुछ लिख लीजिएगा। वायु अपर्दन के द्वारा कुछ स्थल आकृतियां बनती हैं, जैसे वातगर्त बनता है, ठीक है, जैसे ये वातगर्त दिया है, इंसेलबर्ग बनता है, छत्रकशिला बनता है, ज्यूनगेन बनता है, यारडांग बनता है, डेमोइजेन बनता है, पवन गवाक्ष बनता है, ड्राई काउंटर या त्रिकोणक प्रशस्तर जालक आदि बनते हैं। लेकिन अगर वातगर्त की बात करें तो जो वातगर्त होता है इसे ब्लो आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लो आउट। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लो आउट। इसे ब्लो आउट के नाम से जाना जाता है। जो ब्लो आउट होता है यह अल्प वृष्ट एवं शुष्क रेतीले मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन की जो अपवाहन क्रिया होती है निर्मित एक गर्त होता है। क्या होता है? इसी से बनता है ना, एक गर्त होता है, इसे वातगर्त कहते हैं। जब पवन चक्राकार रूप से चलती है, कैसे? चक्राकार रूप से चलती है, तब अगठित और अबंध जो शैल होते हैं उनके किरणों खंडन से जो अफवाह की क्रिया को उड़ा ले जाती है और इस प्रकार वहां पे क्या बनता है? गर्त। जैसे ऐसे पवन जब चल रही है तो वहां पे जो गड्ढे होते हैं, जो पत्थर के टील होते हैं, काट देती है। काटने के बाद एक गड्ढा बड़ा सा बना देती है और जब गड्ढा बड़ा सा बन जाता है उसे क्या कहते हैं? बड़ा सा नहीं बनता, मतलब सैलों में खड्ड बन जाते हैं। उस खड्डों की अफवाह क्रिया से उड़ा ले जाती है। इस प्रकार जो गर्त बनता है उसे वातगर्त कहते हैं या ब्लो आउट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिणी जो कैलिफोर्निया है, न्यू मैक्सिको में मोंटाना स्थान का नाम है। मोंटाना है। टेक्सास के क्षेत्रों में ऐसे हजारों वातगर्त मिलेंगे, ठीक है। कैसे? ध्यान समझिएगा। बड़ी से बालू का मरुस्थलीय चांसुस के क्षेत्र होंगे, वहां जो पवनें आएंगी वो वृत्ताकार रूप से चलेंगी और जब वृत्ताकार रूप से चलेंगी तो उस जगह को काट देंगी। जब काट देंगी तो वहां पे वातगर्त बनेगा। ऐसा आपको दक्षिणी कैलिफोर्निया में, न्यू मैक्सिको में बहुत जगह देखने को मिलेगा, ठीक। आगे बढ़े। हाँ, मोटाना है, टेक्सास है, आज जगह मिलता है। जबकि अगर यारडांग की बात करें, अब देखिए यारडांग दिया गया, अगर यारडांग की बात करें तो यारडांग क्या है? जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर को लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर सेल की अपेक्षा मुलायम सेल शीघ्र कट जाते हैं और उन्हें उड़ा ले जाती हैं। इस प्रकार कोमल सेल अपरदित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टानों में भाग खड़े रह जाते हैं, इसे यारडांग कहते हैं। मतलब इसे ये चट्टानें पूरी एक जगह कठोर, एक जगह मुलायम है। जब हवा चलेगी तो मुलायम को उखाड़ ले जाएगी, तो कठोर बचे रहेंगे, उन्हें को यारडांग कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है यारडांग देखेंगे तो इराक में मिलेगा, ईरान में मिलेगा, अरब मध्य एशिया इन मरुस्थलों में मिलेगा। बालू का स्तूप भी इसमें दिया है, बालू का टिब्बा दिया है। तो जो बालू का स्तूप होती है वो पवन द्वारा लाए हुए जो रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां टोकरियों को बालू का स्तूप कहते हैं। ये सहारा तथा तुर्किस्तान में अधिक मिलते हैं। ये सभी बातें जब हम लोग पेट क्लास से वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सभी बातों को और विधिवत तरीके से देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सुपर टेट बीईओ दोनों की क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, केवीएस के लिए, तो आप लोग से पढ़ते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि केवल बीईओ के लिए है। छतरी के आकार में जो हो जाती है, किसी ने पूछा छतरी के आकार में छत्रकशिला कहते हैं। उसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 183 सेमी होती है, 84 सेमी होती है, क्योंकि नीचे जो होती है कंकड़ बालू का मजबूत और मोटे होते हैं तो उन्हें काट देते हैं। इस तरह से क्या होती है? छत्रकशिला का निर्माण होती है। इनकी जो ये हाइट होती है ये 184 सेमी होती है। क्यों? क्योंकि जो नीचे होती है बालू कण कठोर बड़े मोटे होते हैं, तो जिनसे पेड़े लगते हैं इनको क्या अपरदित कर देती है। इस प्रकार से क्या बनते हैं? छत्रकशिला का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो गया। तो यहां पे पूछा है क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग क्या है? क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि बताइए क्योंकि। बताइए इसके बारे में।
देखिए इसका उत्तर आपको हम बता देते हैं पहले। ये यह पृथ्वी के पृष्ठ के तप्त हो जाता है। मतलब हम ये जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है इसके पास का जो ये मंडल है इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। लेकिन क्षोभ मंडल ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं त्यों तो तापमान कम होता है, आपको पता है। लेकिन तापमान कम होता है तो तापमान कम हो गए बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई कि पृथ्वी गर्म कैसे होती है। तो गर्म कैसे होती है, तो जो पृथ्वी होती है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसकी सतह गर्म हो जाती है, इस पे वायु जो पड़ती है वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है। इसलिए ऊपर जाने पे तापमान तो कम होता है लेकिन जो नीचे होता है वह तापमान ज्यादा होता है। माने ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है लेकिन जो पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। लेकिन इसकी जो पृथ्वी की पृष्ठ है इसकी वजह से क्या होता है, क्षोभ मंडल तप्त हो जाता है। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाले प्रश्न है। इसका उत्तर आपको पता था कि ना, थोड़े से दिमाग लगाना था आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों के 8 किमी ऊंचाई तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? आप बताइए। ये तो प्रश्न का उत्तर आप बता लेंगे, इसका उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे। इसका उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे। आप हमें नाम बताइएगा, क्या नाम है इसका? बताइए क्या है? क्षोभ मंडल लगभग में, देखिए ये पृथ्वी हो गई, यहां पे मैंने बताया ना भूमध्य रेखा पे इसकी मोटाई कहीं 18 है कहीं 16 है, लेकिन ध्रुवों पे इसकी मोटाई 8 किलोमीटर है। तो ये क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा। ठीक, ये मध्य मंडल सबसे कम तापमान वाला है। संताप मंडल जहां पे टेम्परेचर बराबर होती है, तो यही है जो पृथ्वी के सबसे पास का भी मंडल है। यहाँ पे मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? बताइए। अभी कुछ देर पहले हम लोग इस टाइप का प्रश्न हल किए थे। पहला दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों को पढ़ा था। देखिए, अगर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 दक्षिणी के बीच चलने वाली हवाओं को तूफानी चालीसा कहा जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका ये होगा ये। अब ये प्रश्न उठता है कि दक्षिणी में ही चालीसा क्यों चलती है? आइए इसका जवाब हम आपको बता देते हैं कि दक्षिणी में देख रहे हैं ना, तूफानी चालीसा, चीखती साठा, दहाड़ती चालीसा, चीखती 50, ये सब क्यों चलती है? इसका कारण क्या है? इसको कारण ध्यान समझिएगा। अगर पूरे विश्व का जब मैप देखते हैं तो विश्व के मैप देखने पे एक बात स्पष्ट होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे स्थल मंडल की प्रधानता है, जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां जलमंडल की प्रधानता है। वहां जब हवाएं चलती हैं उन्हें कोई अवरोध नहीं मिलता। ध्यान समझिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जब जाएंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, थोड़ा सा अफ्रीका, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया, बाकी पूरा पानी पानी। जब हवाएं चलती हैं, तेजी से चलती हैं, तो हवाएं की वेग की वजह से उनमें घर्षण होता है, उनमें आवाजें निकलती हैं। उन आवाजों को हम अलग अलग नामकरण से जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। ठीक है, कौन सा समझ में? क्योंकि दक्षिण में जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे स्थल मंडल की प्रधानता नहीं, जल मंडल की प्रधानता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पे क्या है? उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पे किस चीज की प्रधानता है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल की प्रधानता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हम लोग। आगे आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां है? बताइए कहां पे है? बताइए क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। सीधी सी बात, कुछ देर मैंने पहले बताया भी था कि जो पृथ्वी के सबसे पास का मंडल होगा वो क्षोभ मंडल होगा। लेकिन सभी मंडल कैसे रुके हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होने की वजह से इस मंडल में सबसे भारी गैसें सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। मतलब पूरी भारी गैसों का 75% हिस्सा अकेले क्षोभ मंडल के पास होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा घनत्व यहां पे मिलता है। इसलिए इसका उत्तर क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर होगा। इसे अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, पूछा जाता है।
क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक प्रश्न ये भी पूछेगा वायुमंडल कैसे पृथ्वी के पास रुका है, तो इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुका हुआ है। तो जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो गैसों को भी खींचेगी, तो भारी गैसें यहाँ, हल्की गैसें ऊपर। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। निम्न में से किसके द्वारा सूर्यातप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊर्जा संरक्षण भी किया जाता है? बताइए, निम्न में से किसके द्वारा सूर्यातप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? जवाब दीजिएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीधा सीधा बताते जलवाष्प होता है। क्यों? क्योंकि जो जलवाष्प द्वारा सूर्यातप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। इसका जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा। ठीक है, जलवाष्प। अभी हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे कल से, तो वहां इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं घटती हैं। कितनी बार बताया जाए एक ही प्रश्न को? इसका क्या होगा? क्षोभ मंडल। क्या होगा? इसका होगा क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा। क्या होगा? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वायु की क्षैतिज गति, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं? जवाब दीजिएगा। अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। बाद में इसको पढ़ेंगे, चालन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, संवहन क्या होता है, यह आप लोग पढ़े होंगे। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मन के कारण होता है, अभिवहन होता है, संवहन क्या होता है। देखिए, संवहन, विकिरण और चालन तीनों बता दे रहे हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तीनों जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता दें। देखिए, संवहन क्या होता है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, जैसे भी इस गिलास में भी ठंडी के मौसम में आप गर्म करके पानी रखिए, तो क्या होता है, ऊपर पानी जब पीते गर्म, नीचे ठंडी आती है। ये संवहन के कारण होता है। फिर विकिरण कारण क्या होता है? वायुमंडल में गर्म होना। फिर चालन कारण क्या होता है? जैसे चाट वाला जब थाली बड़ा सा रखता है, उसमें टिकिया रखता है तो कार्नर पे गर्म होता है। तो ये सारी चीजें हैं, जब हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे सही बातों को जिक्र करेंगे कि हवा कैसे चलती है। तो हवा जो चलती है पृथ्वी पे वो संवहन के कारण चलती है। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? अभिवहन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण? बादल वायुमंडल में तैरते हैं, बताइए इसका जवाब। देखिए, जो बादल होते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। बादल विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, परंतु समताप मंडल में इनका लगभग अभाव पाया जाता है। तो अपने अल्प घनत्व कारण वायुमंडल में तैरते हैं। इसका क्या होगा? सीधी सी बात है, अल्प घनत्व के कारण, घनत्व कम इसलिए ये तैरते रहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 1 किलो के बटखरे से मारिए, मैं आपको 1 किलो रुई से मारता हूं, किसका सर फुटेगा? मैं आपको 1 किलो बटखरे से मारूं, मुझे 1 रुई से मारूं तो आपका सर फटेगा। क्यों? जबकि दोनों का वेट तो 1 kg है। तो यहां पर उत्तर आता है सर, ग्रेविटी का अंतर है। ठीक, ग्रेविटी, क्योंकि उसकी घनत्व का अंतर, डेंसिटी अंतर है। ठीक है, और लोग कह रहे थे कोई वायुयान क्यों नहीं उड़ता? समताप मंडल में इसका अभाव पाया जाता है बादलों का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है क्या क्या? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा में बिना विपासन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। क्या होगा? आराम से बताइए सब लोग। हाँ, लगभग आप लोग के जवाब सही आ रहे हैं।
देखिए इसमें उत्तर सही आप लोगों ने बताया है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सौर ऊर्जा का विपासन के कारण। देखिए इसमें है कि जो ग्रीन हाउस का अर्थ होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन होना। इसमें जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये पार्थिव विकिरण को रोककर पृथ्वी को गर्म करने में मदद करती है। यह होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा सही होगा। क्या होगा इसका उत्तर? तीसरा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारा अगला प्रश्न है जो हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में हम लोग केवल 25 प्रश्न ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बाकी कल से हमारी पेड क्लास शुरू हो रही है सुपर टेट KVS और BEO की। अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करिएगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको संपूर्ण क्लासेज मिलेगी BEO की, KVS की, सुपर टेट की, और साथ ही साथ हम आपको PDF फॉर्म में नोट्स और प्रैक्टिस शीट भी उपलब्ध कराएंगे और आज से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा संजय पहचान रहे हैं आपको, 6306344367 है। तो यहाँ पे आपको बताना है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है। सीटेट की 21 तारीख से शुरू होगी क्लास। ठीक है, मैं जौनपुर से हूँ, जौनपुर में भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शुरू हो जाएगी। कल से क्लासेस जो होंगी पेड क्लास चलेंगी, वो केवल पेड वालों को दिखेंगी, सभी को नहीं दिखेंगी। तो उनकी क्लासेस मॉर्निंग में रहेगी और जो फ्री क्लासेज हैं, इस तरह की जो क्लासेज हैं, वो प्रैक्टिस सेट की सीरीज शाम को चलती रहेंगी जिस प्रकार से चल रही थी। ठीक है, इसके बाद दोबारा हम आधा घंटे के बाद लाइव होंगे। ठीक है, अगर आपको जुड़ना है तो आपको मोस्ट वेलकम, नहीं कोई बात नहीं। संस्कृत संजीव सर्कल पढ़ाएंगे। अरे संजय जी आपको पहचाने भी, इकोनॉमिक्स वाले, अब हिंदी वाले हो गए। ठीक है, हाँ KVS PRT कल से स्टार्ट हो रही है, सुपर टेट जूनियर का भी और प्राइमरी का दोनों का। आपकी आंख पहचाने हम। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई समस्या, आपको कोई दिक्कत है कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। अन्यथा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसके कुछ देर बाद हम आएंगे तो वहाँ पे संवैधानिक क्लास चलेगी और कल के शेड्यूल के बारे में हम बताएंगे। कल के शेड्यूल अभी हम लाइव आएंगे तो उसके बारे में बता देंगे। कोई प्रश्न हो यहाँ से जो समझ में ना हो पूछ लीजिए। प्रश्न नंबर 26 का जवाब आप देते जाइएगा कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक क्या कहती है। ये कई बार हमने इसको बता दिया है, अगर आप इसको बता देंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है एलएनई विद दुर्गेश में आपका। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ठीक है, नहीं जुड़ना चाहते तभी आपका मोस्ट वेलकम है। शाम क्लासेस फ्री रहेंगी, प्रैक्टिस सेट शुरू हो रही है और करंट की क्लासेज भी फ्री रहेंगी जो हफ्ते में 2 दिन चलेंगी और करंट हम अपने हिसाब से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको बेहतर स्कोर करवाना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ये जवाब दीजिए कमेंट में, फिर हम आपसे मिलते हैं। फेसबुक पेज एलएनई विद दुर्गेश, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा। कल की क्लास की शेड्यूल पेड क्लास से पता चल जाएगी तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चलेगी, इसके बाद संविधान। ठीक है, कुछ थोड़ा गैप करके संविधान हम पढ़ाएंगे।